सातवां चैप्टर है महाजनपद। आज हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो खान सर की हिस्ट्री बुक का सातवां चैप्टर है। आइए देखते हैं महाजनपद के बारे में। सातवां चैप्टर महाजनपद हमको क्या बताता है, इस चैप्टर के द्वारा हमको पता चलेगा। ठीक 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गया, जिसे महाजनपद कहा जाता है। पहला जो नगरीकरण था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, और जो दूसरा नगरीकरण था वो महाजनपद था। प्राचीन भारत में राज्य के प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। ठीक, कुछ जनपदों का वर्णन उत्तर वैदिक काल से मिलता है। इसकी समय अवधि 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कब 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व। इसकी प्रमुख भाषा संस्कृत एवं प्राकृतिक थी। इसका शासन व्यवस्था गणराज्य राजतंत्र था। कैसा था? गणराज्य राजतंत्र था। ठीक, इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई। लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। खेती के नए औजार और उपकरणों से किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस अतिरिक्त अनाज को एकत्रित करने लगे, मतलब इकट्ठा करने लगे। लोगों की जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति थी, वह अपने जनपद या महाजनपद के प्रति हो गई। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे छोटा था कबीला, उससे बड़ा ग्राम, उससे बड़ा जन, उससे बड़ा जनपद, सबसे बड़ा महाजनपद। ठीक है ना। कबीले के बड़े स्वरूप को ग्राम कहते हैं। ग्राम जब बढ़ जाता है तो उसे जन, और जन का बड़ा स्वरूप जनपद, और सबसे बड़ा स्वरूप महाजनपद। आइए देखते हैं वर्तमान में 16 महाजनपद कहाँ कहाँ पर स्थित है। देखो, उत्तर प्रदेश में महाजनपद कितने थे? 8 महाजनपद थे उत्तर प्रदेश में। बिहार में 3 महाजनपद थे। राजस्थान में 1 महाजनपद था। मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद था। दक्षिण भारत में 1 महाजनपद था, और भारत के बाहर 2 महाजनपद थे। आइए देखते हैं कि महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिली है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा है, जो निम्नलिखित है। 16 महाजनपद आगे पढ़ना है। इसकी जानकारी बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय है, जबकि जैन धर्म के भगवती सूत्र में दी गई है। आइए जानते हैं 16 महाजनपद कौन कौन से थे, इनके बारे में थोड़ा हम जान लें, 16 महाजनपद के बारे में। ठीक है ना। आइए देखते हैं 16 महाजनपद। पहला है इधर 16, तो एक साथ नहीं आ पाएगा। देखते हैं, आ गया 16 महाजनपद एक साथ आ गया। पहला महाजनपद है गांधार, जिसकी राजधानी है तक्षशिला। ये वर्तमान में रावलपिंडी व पेशावर का क्षेत्र है, जो पाकिस्तान में स्थित है। दूसरा का महाजनपद है कंबोज। ये इसकी राजधानी हाटक या राजपुर है। वर्तमान में राजौरी व हजारा क्षेत्र कश्मीर में स्थित है। ठीक है ना। फिर तीसरा है मत्स्य या मच्छ। इसकी राजधानी है विराटनगर। यह जयपुर के समवर्ती क्षेत्र राजस्थान में स्थित है। ठीक, फिर चौथी महाजनपद है कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ या दिल्ली थी। वर्तमान में यह दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है। ठीक, पांचवा है सूरसेन। इसकी राजधानी मथुरा थी। यह मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित था। 6वीं जो महाजनपद है वह कोसल। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। यह फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आता है। 7वां है पंचाल। ये इसकी राजधानी अहिछत्रपुर या काम्पिल्य नगरी थी। ठीक, यह वर्तमान में बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। फिर चेदी, इसकी राजधानी थी शक्तिमती। वर्तमान में यह बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर 9वां है मत्स्य या वंश। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। यह इलाहाबाद एवं मिर्ज़ापुर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना। 10वां है काशी। इसकी राजधानी वाराणसी है। ये वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है। 11वां है मल्ल महाजनपद। इसकी राजधानी कुशीनगर थी। ठीक है ना, कुशीनगर या कुशावती। ये देवरिया उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। फिर 12वां है अस्मक, जो कि जिसकी राजधानी पाटन या पोतन थी। ये गोदावरी नदी का दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था अस्मक। ठीक है ना। फिर अवंती, इसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी। यह मालवा मध्य प्रदेश वर्तमान में स्थित है। ठीक, फिर वज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला थी। ठीक, वर्तमान में यह वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा बिहार में स्थित है। फिर 15वां है अंग की राजधानी चंपा थी। यह भागलपुर, मुंगेर बिहार में स्थित था। 16 है मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगीर थी।
और ये पटना, गया, नालंदा बिहार का क्षेत्र था। 16 महाजनपद हमने देख लिया। आइए आगे पढ़ते हैं 16 महाजनपद के आगे क्या लिखा है। गांधार महाजनपद पाकिस्तान में था। इसकी राजधानी तक्षशिला विश्व की प्राचीनतम विश्वविद्यालय का केंद्र था। अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर था। अस्मक कहाँ था? गोदावरी नदी के तट पर। उत्तर प्रदेश का मल्ल महाजनपद गणराज्य था। बिहार का वज्जी महाजनपद एक गणराज्य था। वज्जी की राजधानी वैशाली में लिच्छवी गणराज्य का शासन था। ठीक है ना। जो पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज्य था। यह 8 कुलों का एक संघ था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था। इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पश्चिम में सोन नदी, उत्तर में गंगा तथा पूर्व में फाल्गु जैसी नदियाँ इस महाजनपद के प्राकृतिक दुर्ग का यानी प्राकृतिक सुरक्षा का कार्य करती थी। मगध के चौहदी हम देखते हैं। मगध के चौहदी में क्या क्या दिया है। मगध के दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पश्चिम में सोन नदी, उत्तर में गंगा, पूर्व में फाल्गु नदी थी। ठीक है ना। 3 तरफ से ये नदियों से घिरा था। पश्चिम में सोन नदी से, उत्तर में गंगा नदी से, पूर्व में फाल्गु नदी से और दक्षिण में विंध्य पर्वत से। ठीक, विंध्याचल पर्वत से। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र महाजनपद था मत्स्य या मच्छ। ठीक, इसकी राजधानी विराटनगर थी। महाभारत तथा पुराणों में चंपा का प्राचीनतम नाम मालिनी था। ठीक है ना। चंपा का प्राचीनतम नाम क्या था? मालिनी। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। ठीक। मल्ल की राजधानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु हुआ, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हुए मल्ल महाजनपद के कुशीनगर में। ठीक। कान्यबुज को कन्नौज कहा जाता था। यह पंचाल राज्य के अंतर्गत ही आता था। अंग की पहली चर्चा अथर्ववेद में की गई है। कहाँ की गई है? अथर्ववेद में अंग की पहली बार चर्चा की गई है। आइए देखते हैं मगध के बारे में। मगध महाजनपद के बारे में अब हम लोग जानेंगे। ठीक। 16 महाजनपद में मगध जनपद प्रारंभ में तो छोटा था। ठीक है ना। प्रारंभ में कैसा था? छोटा था, जो पाटलिपुत्र से राजगीर तक फैला हुआ था। बस इतना ही इसकी सीमा थी। किंतु मगध के शासकों ने मगध के सीमा को बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक, हिमालय से लेकर सतपुड़ा तक फैला दिया। कहाँ से लेकर? बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक, हिमालय से लेकर सतपुड़ा तक फैला दिया। इसका विस्तार उत्तर में गंगा नदी से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत था। मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। अब इन 7 राजवंशों को हम कैसे याद रखेंगे, उसका ट्रिक इधर है। हसीन, मशुक, सा। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कर्ण वंश, सा से सातवाहन वंश। ठीक। आगे देखते हैं हर्यक वंश के बारे में। ठीक है ना। हसीन, मशुक, सा में सबसे पहले ह आ रहा है। ह से हर्यक वंश। हर्यक वंश का शासनकाल था 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। कब से? 544 से 412 हर्यक वंश ने शासन किया था। अब हर्यक वंश में पहले का राजा आता है बिंबिसार, जिसका जो शासन काल था वो 544 से 492 था। हर्यक वंश 544 से 412 चला, जिसमें बिंबिसार ने शासन किया 544 से 492 ईसा पूर्व तक। ठीक। इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। यह पहला ऐतिहासिक राजवंश था। ठीक। इसकी राजधानी राजगीर या गिरिब्रज थी। ठीक है ना। इसकी राजधानी कहाँ पर थी? राजगीर या गिरिब्रज, उसी को बोला जाता था। बिंबिसार 52 वर्षों तक मगध पर राज्य किया। ठीक है ना। यह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक राज्य पर बल दिया। यह स्थायी सेना रखता था। कैसे सेना रखता था? स्थायी सेना रखता था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म को मानने वाला था बिंबिसार। बिंबिसार ने अंग राज्य के शासक बृहदत्त को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक बना दिया। अंग राज्य के जो अंग महाजनपद था उसके शासक कौन थे? बृहदत्त थे उसके शासक, जिसको बिंबिसार ने हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का राजा बना दिया, शासक बना दिया। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने राज्य का विस्तार करता था। ठीक है ना। बिंबिसार की पहली पत्नी कौन थी? आइए देखते हैं। बिंबिसार की पहली पत्नी महाकोशला थी, जो कोसल राज की पुत्री थी। ठीक है ना। कोसल राज की पुत्री थी, इसलिए उसका नाम महाकोशला था। उसका शादी बिंबिसार से हुआ था। प्रसेनजित की बहन थी। इसके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला था, जिससे 1 लाख की वार्षिक आय आती थी। उस समय 1 लाख की वार्षिक आय कम नहीं थी। बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली थी, जो लिच्छवी नरेश चेतक की पुत्री थी और राजकुमारी चेलना थी। ठीक है ना।
दूसरी पत्नी का नाम क्या था? चेलना, जो चेतक की पुत्री थी। अब वैशाली के लिच्छवी नरेश चेतक की पुत्री थी, ठीक है ना, जिससे अजात शत्रु का जन्म हुआ था। चेलना से ही अजात शत्रु का जन्म हुआ था, ठीक है ना। बिंबिसार की तीसरी पत्नी पंजाब की मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा थी। बिंबिसार की तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र कुल की कौन थी? राजकुमारी थी, जिसका नाम था क्षेमा। बिंबिसार की चौथी पत्नी आम्रपाली थी, जो वैशाली की गणिका थी। गणिका मतलब तरह से उस समय गणिका को वैश्या के रूप में जाना जाता था। बिंबिसार की चौथी पत्नी आम्रपाली थी, जो वैशाली की गणिका थी। बिंबिसार अपनी पत्नी रानी चेलना से प्रभावित होकर जैन धर्म अपना लिया। चेलना कौन थी? अजातशत्रु की माँ थी। इससे प्रभावित था बिंबिसार, इसलिए उसने जैन धर्म अपना लिया उससे प्रभावित होकर। आइए देखते हैं इसके आगे क्या है। यह किन किन धर्मों से समकालीन थे? बिंबिसार यह जैन तथा बौद्ध दोनों धर्मों के समकालीन थे। बिंबिसार के पिता का नाम भाटिया था। क्या था? भाटिया। पुराणों में बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेणिक। और इनके पिता क्या थे? भाटिया। इसके समय अवंती के राजा चंद्रप्रदोत को एक असाध्य रोग, यानी जिसको लाइलाज बीमारी कहा जाता है। असाध्य रोग मतलब जिसका कोई इलाज ना हो, उसे क्या कहा जाता है? असाध्य रोग यानी लाइलाज बीमारी कहा जाता है। ठीक हो गई। अतः इन्हें ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजा वैद्य जीवक को भेजा। जीवक के इलाज से चंद्रप्रदोत का स्वास्थ्य ठीक हो गया। ठीक, उन्होंने अवंती को मगध के अधीन कर दिया और अंग राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है ना। अवंती के राजा चंद्रप्रदोत जैसे ही ठीक हो गए जीवक वैद्य से, तो उन्होंने अपने राज्य को मगध राज्य में सम्मिलित कर दिया। बाद में उन्होंने मगध साम्राज्य का विस्तार किया अंग राज्य को जीतकर। ठीक है ना। बिंबिसार छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था। इसने वैशाली पर भी आक्रमण किया था, किंतु सफल नहीं हो पाया। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईस्वी में कर दी, क्योंकि इसने 544 से 492 ईस्वी तक शासन किया था। तो 492 में ये मरा नहीं, खुद से नहीं मरा, अजातशत्रु ने इसे मार दिया। जब अजातशत्रु ने मार दिया तब राजा बनता है अजातशत्रु। आइए अजातशत्रु का पीरियड देखते हैं। इसका शासनकाल कब से कब तक था? 492 से 460 ईसा पूर्व तक था। ठीक, इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है? शत्रुओं से आजाद, अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुणिक भी कहते थे। जैसे पुराणों में बिंबिसार को श्रेणिक कहते थे, वैसे ही अजातशत्रु को कुणिक कहते थे। ठीक, इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, अतः इसे पितृहंता कहते हैं। ठीक, यह अपने मामा प्रसेनजित की पुत्री वजीरा से प्रेम करता था। ठीक है ना। प्रसेनजित इसके मामा थे, अपने मामा नहीं थे, क्योंकि इसका जन्म तो चेलना से हुआ था। ठीक है ना। महाकोशला का भाई था प्रसेनजित, उसकी पुत्री थी वजीरा, इससे ये प्रेम करता था। इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर की किलाबंदी करवा दी। राजगीर की किलाबंदी किसने करवाई? अजातशत्रु ने। ठीक, राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है ना। पहले ही से सुरक्षित है राजगीर, क्योंकि 5 पहाड़ियों से घिरा है, ऊपर से किलाबंदी भी करवा दी और सुरक्षित हो गया। इसके समय सबसे बड़ी घटना महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। अजातशत्रु के समय ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है ना। मल्ल जनपद के कुशीनगर में अजातशत्रु के काल में सप्तपर्णी गुफा में राजगीर में पहली बौद्ध संगीति हुई। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई? राजगीर में। किस गुफा में? सप्तपर्णी गुफा में, अजातशत्रु के समय। इसने अपने सहयोगी वर्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। ठीक है ना। इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार का प्रयोग किया। पहले का रथमूसल, दूसरा महाशिला कंटक। रथमूसल होता है जिसमें आगे चक्र लगा होता है, जो भलाल देव के पास था। महाशिला कंटक होता है, महा मतलब बड़ा, शिला मतलब पत्थर, कंटक मतलब मारने वाला, बड़े पत्थर को मारने वाला, जो बाहुबली के पास था, जिसमें वो कपड़ा बांधकर उसकी सेना को जला देता था फिल्म में, बाहुबली फिल्म में। जैन धर्म के पहले उपांग में महावीर और अजातशत्रु के रिश्ते के बारे में बताया गया। जैसे जैन धर्म में कुल 12 उपांग है ना, उसमें पहले उपांग में महावीर स्वामी और अजातशत्रु के रिश्ते के बारे में बताया गया कि इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। यह प्रारंभ में जैन धर्म तथा बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। किसने? अजातशत्रु ने। इसने 16 वर्ष तक मगध पर शासन किया। ठीक है ना। इसके 2 पुत्र उदयभद्र तथा उदयन थे। इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी। जैसे इसने बिंबिसार की हत्या कर दी थी, वैसे अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी। अब उदयन का हम लोग
पीरियड देखते हैं, शासनकाल इसका कब से लेकर कब तक था। उदयन 460 से 444 ईस्वी तक इसने शासन किया था। कब से कब तक? 460 से 444। इसने अपनी राजधानी कुसुमपुर यानी पुरुषपुर यानी पटना को बनाया था। यही कुसुमपुर पुरुषपुर आगे चलकर पाटलिपुत्र कहलाया था। इसकी माता का नाम पद्मावती था। ठीक, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने। इसकी माता का नाम क्या था? पद्मावती था। ठीक, अजातशत्रु की कोई पत्नी होगी पद्मावती, उसी से पैदा हुआ होगा उदयन। ठीक, इसकी माता का नाम पद्मावती। इसने अपने पिता की हत्या कर दी, अतः इसे बौद्ध धर्म में पितृहंता कहते हैं। इसका अन्य नाम उदयी या उदयभद्र था। इसका और नाम था, क्या था? उदयी या उदयभद्र। यह चंपा का उपराजा था। ठीक है ना, चंपा का उपराजा था ये उदयन। ठीक है ना, देखते हैं आगे। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा एवं सोन के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की जिसका नाम पाटलिपुत्र था। पुराणों एवं जैन ग्रंथों में लिखा है कि जो पाटलिपुत्र है वो गंगा एवं सोन के संगम पर स्थित है, जिसकी स्थापना उदयन ने की। ठीक, इसके पुत्र ने पाटलिपुत्र को पटना कर दिया। इसने अपनी राजधानी में जैन चैत्य का निर्माण करवाया था। इसकी हत्या किसी अनजान व्यक्ति द्वारा चाकू से गोदकर कर दी गई, जिसका नाम नहीं पता है, उसे अनजान व्यक्ति लिखा गया है इसमें। ठीक है ना, उदयन का पुत्र नागदशक था, एक अयोग्य शासक था नागदशक। ठीक है ना, इसकी हत्या इसके सेनापति शिशुनाग ने कर दी और एक नया वंश शिशुनाग वंश स्थापित हो गया। महाभारत एवं पुराणों में यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश शासन करता था, जिसके संस्थापक बृहद्रथ थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगीर थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। जरासंध अपने साम्राज्य विस्तार का पूरे उत्तर भारत में करना चाहता था, पर पांडव और कृष्ण के विरोध में उसे अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। भीम के हाथों मल्ल युद्ध यानी कि पहलवानी में जरासंध मारा गया। जरासंध का पुत्र उसके बाद मगध पर शासन किया। रिपुंजय बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था। उसकी हत्या उसके मंत्री कुलीन ने कर दी और अपने पुत्र को शासक बना दिया। भाटिया नामक सामंत ने कुलीन के पुत्र की हत्या कर दी और अपने पुत्र को मगध की गद्दी पर बैठा दिया, किंतु इस वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता है, अतः हर एक वंश की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। ठीक है ना, अब आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश ने शासन किया था। दिया यहाँ पर कि शिशुनाग ने कब से कब तक शासन किया था, तो 412 से 394 तक शिशुनाग ने शासन किया था। ठीक है ना, इस वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। इन्होंने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार करके उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है ना, शिशुनाग ने अवंती और वत्स राज्य को अपने में मिला लिया था शिशुनाग ने। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली को कर दिया। ठीक है ना, वैशाली को राजधानी किसने बनाया? शिशुनाग ने। आइए देखते हैं, इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का क्षेत्र था। कहाँ से कहाँ तक? बंगाल से लेकर मालवा तक। किसके समय में? शिशुनाग के समय में बंगाल से लेकर मालवा तक। इस वंश का अगला शासक कालाशोक था। इस वंश का अगला शासक कौन था? कालाशोक। अब देखते हैं कालाशोक का पीरियड कब से कब तक था। 394 से 366 ईसा पूर्व कालाशोक का शासक था। शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात कालाशोक मगध की गद्दी पर बैठा। इसका नाम पुराण तथा दिव्यवादन में काकवर्ण मिला है। कालाशोक का नाम काकवर्ण कहाँ पर? पुराण और दिव्यवादन में मिला है। ठीक, इसने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया। पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी किसने बनाया? कालाशोक ने। आइए देखते हैं, इसके समय द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। यह ब्राह्मण वंश का प्रथम संस्थापक माना जाता था। पुराण के अनुसार यह क्षत्रिय था, लेकिन ऐसे यह ब्राह्मण वंश का प्रथम संस्थापक माना जाता है। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। इसकी हत्या महापद्म नंद ने कर दी और शिशुनाग वंश के स्थान पर नंद वंश की स्थापना हो गई। ठीक है ना, आइए देखते हैं अब नंद वंश के बारे में। किसकी स्थापना हुई? नंद वंश के बारे में। अब नंद वंश के बारे में जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। नंद वंश कैसे था, कब शुरुआत हुआ, कब इसका प्रचलन था, इसके संस्थापक कौन थे, नंद वंश का पीरियड। तो नंद वंश का पीरियड है 344 से 323 ईसा पूर्व। इस वंश का सर्वाधिक
महाशक्तिशाली संस्थापक महापद्मनंद थे, जो जाति से शूद्र थे। इन्होंने राजपूतों का विनाश करके सर्वछत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाले की उपाधि प्राप्त की। किसने? महापद्मनंद ने। ठीक, महापद्मनंद को भार्गव अर्थात द्वितीय परशुराम यानी दूसरा परशुराम कहा जाता है, क्योंकि एक बार परशुराम जी भी ने क्षत्रियों का नाश किया था और दूसरी बार क्षत्रियों का राजपूतों का नाश किया महापद्मनंद ने, अतः इन्हें सर्वछत्रांतक पद से सम्मानित किया गया। ठीक, इस वंश की जाति की बात है तो इस वंश की जाति नाई है, इसको नापित भी कहते हैं। राजानंद के प्रधानमंत्री का नाम राक्षस था। राक्षस का असली नाम विष्णुगुप्त था। ठीक, क्या था? विष्णुगुप्त। केंद्रीय शासन पद्धति का जनक या पिता महापद्मनंद को ही कहा जाता है। ठीक, इस वंश के दौलत धन के बारे में जानते हैं। इस वंश के दौलत धन के बारे में वर्णन चीनी यात्री ह्वेनसांग ने दिया। किसने? ह्वेनसांग ने। व्याकरण के आचार्य पाणिनि महापद्मनंद के परम मित्र थे। पाणिनि कौन थे? महापद्मनंद के प्रिय मित्र थे। इस वंश के शासनकाल में उपवर्ष, वर्ष, रुचि, वर, कात्यायन जैसे विद्वान जन्म लिए। कौन कौन? उपवर्ष, वर्ष, रुचि, वर, कात्यायन। उपवर्ष, वर्ष, रुचि, वर, कात्यायन। उपवर्ष, वर्ष, रुचि, वर, कात्यायन जैसे विद्वानों ने जन्म लिया। इस वंश के शासक ने एक राष्ट्र की विचारधारा दिया। क्या दिया? एक राष्ट्र की विचारधारा। इस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस वंश के समय मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। सम्राट महापद्मनंद पहले शासक थे जिन्होंने गंगा घाटी की सीमाओं का अतिक्रमण कर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक विजय पताका लहराई थी। ठीक है ना। इसने कलिंग जीतकर एकराट या एक छत्र की उपाधि धारण की। क्षत्रियों का नाश करके सर्वछत्रांतक की उपाधि दी। कलिंग को जीतकर एकराट या एक छत्र की उपाधि हासिल की। यह कलिंग जीतकर पूरी तरह मगध में नहीं मिला पाया था। ठीक है ना, पूरी तरह नहीं जीता था। इस वंश का द्वितीय शासक पांडुक था। इस वंश का अगला शासक धनानंद था। यह बहुत ही क्रूर शासक था। इसने कलिंग में नहर निर्माण का कार्य किया था। इस वंश का सबसे लालची एवं धन संग्रही शासक में धनानंद को गिना जाता है। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया उस समय नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। विश्व विजेता सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय सम्राट धनानंद की विशालतम सेना देखकर के उसका हौसला पस्त हो गया। इतनी विशालतम शक्ति के सामने सिकंदर जैसे महान विश्व विजेता भी नतमस्तक होकर वापस लौटने में ही अपनी भलाई समझी। सिकंदर के भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य में अव्यवस्था और अशांति फैल गई। प्रजा धनानंद के अत्याचार से ग्रस्त थे। पूरे राज्य में अराजकता फैल गई। इसने अपने दरबार से चाणक्य को अपमान करके निकाल दिया, जिस कारण चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से मगध में फैली हुई अराजकता और विस्फोट की स्थिति का लाभ उठाकर धनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। किस वंश की स्थापना कर दी? मौर्य वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना कर दी। अब हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमणकारी, फारसी आक्रमणकारी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। आइए देखते हैं फारसी आक्रमणकारी और विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में। भारत पर किसने आक्रमण किया? भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली राज्य था। यह अगल बगल के छोटे छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी थी, किंतु भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पंजाब में छोटे छोटे राजाओं का शासक था जो कमज़ोर शासक थे, जिस कारण विदेशी आक्रमणकारी पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही अपना आक्रमण किया। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमणकारी ईरानी यानी फारस के लोगों ने किया। अब कौन किया? आइए देखते हैं किसने किया। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान फारस के हखमनी वंश के राजा ने किया। किसने किया? हखमनी वंश के राजा ने किया। हखमनी वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय थे। हखमनी वंश के संस्थापक कौन थे? साइरस द्वितीय थे। हखमनी वंश ने ही भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। हखमनी वंश कहाँ का था? ईरान यानी फारस का था। इस वंश का शासक डेरियस प्रथम यानी दायबर था, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी डेरियस प्रथम या दायरस था। यह हखमनी वंश का था। हखमनी वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय थे। हखमनी वंश अफगानिस्तान या ईरान का था। ठीक है ना, सब चीज़ क्लियर हो गया। इसने गंधार तथा कंबोज के शासक को हरा दिया। इसने भारत में फारसी
शासन का विस्तार किया। आगे देखते हैं डेरियस प्रथम के बारे में। डेरियस प्रथम के बाद फारस का शासक जेरेक्स प्रथम बना। डेरियस शासक मर गया, उसके बाद फारस का शासक कौन बना? जेरेक्स प्रथम बना। जेरेक्स प्रथम के बाद डेरियस तृतीय फारस का शासक बना। इस वंश का अंतिम शासक डेरियस तृतीय को सिकंदर ने पराजित कर दिया और अखमनी वंश का अंत कर दिया और फारस पर अपना राज्य स्थापित कर दिया। ठीक है ना। डेरियस प्रथम के बाद जोरेक्स, जोरेक्स के बाद डेरियस तृतीय, और डेरियस तृतीय अंतिम शासक था जिसको सिकंदर ने मारकर अखमनी वंश समाप्त कर दिया और खुद राजा बन गया। अब देखते हैं मकदूनिया या यूनानी आक्रमण। ईरान आक्रमण के बाद भारत पर दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण यूनानियों का हुआ। यूनान के राजा फिलिप द्वितीय, किसने? फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर था। कौन था? सिकंदर का बाप कौन था? फिलिप द्वितीय। इसकी माता का नाम ओलंपिया था। सिकंदर की माता का नाम ओलंपिया, बाप का नाम फिलिप द्वितीय। यह अपने पति को जहर देकर हत्या कर दी थी। ओलंपिया ने फिलिप द्वितीय को जहर देकर मार दिया था, तो बच कौन गया? उनका बेटा सिकंदर। अब बना राजा सिकंदर। सिकंदर का मूल नाम क्या था? सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर मेसोडोनियन था। क्या था? अलेक्जेंडर मेसोडोनियन। इसका जन्म मेसोडोनिया में हुआ था, जिस कोष्ट में पेला लिखा है। ठीक है ना। इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? मेसोडोनिया में, इसीलिए इसका नाम अलेक्जेंडर मेसोडोनियन था। इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी पत्नी रुखसाना या रक्सोना थी। रुखसाना के पिता फारसी शासक शाहदारा थे। रुखसाना के पिता शाहदारा। रुखसाना कौन थी? सिकंदर की पत्नी। सिकंदर का जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व में। इसके घोड़े का नाम बुफेकराल या ब्यूसेफेकरुल था। घोड़े का नाम क्या था? बुफेकराल, ठीक, या बाऊ केफला इसके घोड़े का नाम था। इनके गुरु का नाम अरस्तु था, जिसके नाम पर झेलम नदी के तट पर एक नगर भी बसाया था इसने। किसके नाम पर? अरस्तु के नाम पर। अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे, जिनको अफलातून कहा जाता था। प्लेटो को क्या कहा जाता था? अफलातून। प्लेटो किसके गुरु थे? अरस्तु के। अरस्तु किसका गुरु था? सिकंदर का। प्लेटो के गुरु सुकरात थे, जिन्हें जहर का प्याला देकर मार दिया गया था। ठीक है ना। सुकरात, देखो कौन कौन से गुरु किस किस के हैं सीक्वेंस में सीखते हैं। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो, जिन्हें अफलातून भी कहा जाता था। प्लेटो के गुरु सुकरात थे। ठीक है ना, जिन्हें जहर का प्याला देकर मार दिया गया था। भारत में सिकंदर का सबसे पहला सामना तक्षशिला के राजकुमार आम्भिक से हुआ था। वहाँ के राजा आम्भिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। ठीक है ना। 328 ईसा पूर्व में सिकंदर ने ईरान और अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त किया। कब प्राप्त किया? 328 ईसा पूर्व में। ठीक है ना। आइए देखते हैं उसके आगे क्या दिया है। ठीक, आगे दिया है पंजाब के राजा पोरस पुरु और सिकंदर के बीच झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में पोरस की हार हुई, किंतु पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर ने उन्हें मित्र बना लिया और सिकंदर की पत्नी रेक्सोना ने पोरस की कलाई पर राखी बांधी। ठीक, जो था पोरस बहुत ही वीर था, पुरु राजवंश का था, इसलिए इसे पोरस कहा जाता है। 326 ईसा पूर्व में हुए इस युद्ध को झेलम वितस्ता या हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है। हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। किसके बीच में हुआ था? पोरस और सिकंदर के बीच में, झेलम नदी के तट पर। ठीक, सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईस्वी में वह अपनी सेना के साथ भारत लौट गया। कब आया? 325 ईस्वी में भारत लौट आया। ठीक है ना। 323 ईसा पूर्व में इराक के बेबीलोन में डायरिया होने के कारण सिकंदर की 33 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 ईसा पूर्व में। कहाँ? इराक के बेबीलोन में। किस कारण? डायरिया के कारण। ठीक है ना। कितनी साल की उम्र में? 33 साल की उम्र में। ठीक है ना। सिकंदर का मकबरा कहाँ पर है? जाहिर सी बात है, वो जहाँ मरेगा उसका मकबरा वहीं पर होगा। सिकंदर बेबीलोन में मरा था, अतः इसका मकबरा बेबीलोन में है। बेबीलोन का झूलता हुआ बगीचा 7 अजूबों में से एक है। विश्व में टोटल 7 अजूबे हैं ना, 7 इज स्ट्रेंजर्स। उसी 7 अजूबों में से बेबीलोन का झूलता हुआ बगीचा एक है। सिकंदर भारत से कुशल बढ़ई प्राप्त करना चाहता था। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा। कितने महीने तक रहा? 19 महीने तक। ठीक, 1.5 साल 1 महीना। सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखक निरियाकस, आनेसिक्रेटस, ऑस्टिबुलस तीनों थे। निरियाकस, आनेसिक्रेटस, ऑस्टिबुलस। निरियाकस,
अनेसिक्रेटस ऑस्टिबुलस, निरियाकस अनेसिक्रेटस ऑस्टिबुलस, ठीक है ना। सिकंदर हिंद कुश पर्वत खैबर दर्रा को पार करके भारत आया था। किसको पार करके आया था? खैबर दर्रा को। सिकंदर भारत कैसे आया था? खैबर दर्रा, यानी हिंद कुश पर्वत के पास जो खैबर दर्रा है उसको पार करके भारत आया था। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी हाइफेनिया को पार करने से मना कर दिया। हाइफेनिया नदी व्यास नदी को आ जाता था, इसको पार करने से मना कर दिया। सिकंदर अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन उसकी सेना ने व्यास नदी के रौद्र रूप को देखकर भारत से युद्ध के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अतः स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व सिकंदर अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया 325 ईसा पूर्व से, ठीक। सिकंदर का थल सेना के सेनापति सेल्यूकस निकटर था, जबकि जल सेना का सेनापति निरियाकस था। सिकंदर का पुत्र सिकंदर चतुर्थ था, जो पत्नी रुखसाना का पुत्र था, ठीक है ना। सिकंदर लड़ाई में खुद सेना से आगे होकर लड़ने लगता था, जिससे सेना का मनोबल और बढ़ जाता था। सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस समय यूनान के लोगों को विश्व की जितनी जानकारी थी उन सभी क्षेत्रों को जीत लिया था। सिकंदर पूरी दुनिया के 60% भाग को ही जीता था। मतलब उस समय यूनान के लोगों को सिर्फ दुनिया के 60% हिस्सों के बारे में ही पता था। उस 60% हिस्सों में कौन कौन आता है? एशिया माइनर यानी तुर्की आता है, सीरिया आता है, मिस्र आता है, इराक आता है, ईरान आता है, सिंध आता है, गंधार आता है, कंबोज आता है, ठीक है ना। केवल 60% विश्व के हिस्से ही जीत पाया था सिकंदर। उन 60% हिस्सों में क्या क्या आता है? तुर्की आता है, सीरिया आता है, मिस्र आता है, इराक आता है, ईरान आता है, सिंध आता है, गंधार आता है, कंबोज आता है। गंधारा कंबोज तो दुगो महाजनपद था। तुर्की याद रहेगा, सीरिया याद रहेगा, मिस्र याद रहेगा, इजिप्ट जो था, इराक याद रहेगा, ईरान याद रहेगा, सिंध तो याद रहा भी करेगा। सिकंदर को पूरी दुनिया जीतने का सपना उसके गुरु अरस्तु ने दिखाया था। किसने दिखाया था? अरस्तु ने दिखाया था। यहीं से हमारा इस जो महाजनपद चैप्टर है 7वां फिनिश होता है। हमारे चैनल स्टडी जोन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। यहाँ पर हम अपने चैनल का नाम लिख दे रहे हैं स्टडी जोन, जो कि हमारे चैनल का नाम है। इस पर हम और भी वीडियो डाल चुके हैं पहले से भी, प्री हिस्टोरिक पीरियड का, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का, ठीक है ना।